हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद के सेंटर पर तहे दिल से खैर मकदम और इस्तकबाल करता हूं। फ्रेंड्स, सीटेट उर्दू पेडागोजी की पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज़ का ये चौथा वीडियो आप लोगों के सामने पेश है। गुज़श्ता वीडियोज़ में हम सभी ने 2022, 23, 24 वगैरह के सवालात को वजाहती अंदाज में हल करने की कोशिश की थी। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने पेश हुआ हूँ। इस वीडियोज़ में हम लोग 2022 में आए हुए सवालात, जिन लोगों ने लैंग्वेज टू उर्दू रखा था, उसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर के हम लोग सवालात के सिलसिले को शुरू करते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर पहले आप लोगों का इक़्तिबासात के सवालात दिए हुए हैं, तो सीधे सवाल नंबर 136 से हम लोग शुरू करते हैं। वहाँ से उर्दू पेडागोजी का सवाल शुरू होता है। तो चलिए हम लोग सवाल नंबर 136 पर पहुँच गए हैं। सवालात के सिलसिले को शुरू करते हैं। यहाँ पर हिदायत दिया गया है, नीचे दिए हुए सवालों को पढ़िए और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सवाल नंबर 136 से लेकर के 150 तक के सवालात यहाँ पर उर्दू पेडागोजी के हैं। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। सवाल में क्या कह रहा है 136 नंबर में कि दर्जेल में से कौन ज़ुबान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल अदा करता है। आपके ऑप्शंस हैं उस्ताज़, घर, स्कूल और मीडिया। सवाल को हम लोग एक मरतबा फिर से पढ़ते हैं। सवाल में क्या कह रहा है कि ज़ुबान के इक्तिसाब में बच्चे के लिए सबसे अहम रोल कौन अदा करता है। आपके ऑप्शंस हैं उस्ताज़ या फिर घर या स्कूल या मीडिया। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि बच्चों के ज़ुबान के इक्तिसाब में ये चारों ऑप्शन हैं जो बहुत अहम रोल अदा करते हैं, लेकिन सबसे अहम रोल जो अदा करता है वो बच्चों का घर होता है कि बच्चे अपने घर में रह करके ज़ुबान को सीखते हैं। ये सबसे ज़्यादा अहम है और सबसे पहला जो उनका स्टेप होता है ज़ुबान के इक्तिसाब में वो उनका घर होता है, उनके आस पड़ोस होते हैं, उनके हमजोली होते हैं, फिर कहीं जा कर के उस्ताद आता है, स्कूल आता है, मीडिया आता है। तो इस तरीके से बच्चों के ज़ुबान के इक्तिसाब में सबसे अहम रोल घर का होता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 137 की तरफ। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि कवायद के उसूलों को याद करना इस तरीक़े कार की बुनियाद है। आपके ऑप्शंस हैं साख्तियाती तरीक़ा, दूसरा ऑप्शन है पहला साख्तियाती तरीक़ा, दूसरा रास्त तरीक़ा, तीसरा है कवायद का वजाहती तरीक़ा, चौथा है फ़ितरी तरीक़ा। सवाल में कह रहा है कवायद के उसूलों को याद करना किस तरीक़े कार की बुनियाद है। तो कवायद के उसूलों को याद करना ये कवायद का वजाहती तरीक़ा होता है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 138 की तरफ। इस पेपर को बहुत ही आसान और आम फहम ज़ुबानों में दिया था और सवाल भी बहुत आसान आए हुए थे, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा वजाहत ना करते हुए सवाल के जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 138 में क्या कह रहा है, ज़ुबान की आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती है। ज़ुबान की आमोजिश में कोई अहमियत नहीं होती। किसकी कोई अहमियत नहीं होती है। आपके ऑप्शंस हैं तरतीब की या ख़ुद एतमादी की या आमोजिशी रवैये की या फिर तर्जुमा की। देखिए अब यहाँ पर सवाल में यही कह रहा है कि भाषा अधिगम में किस चीज़ की अहमियत नहीं होती है। भाई तरतीब की, इसकी तो अहमियत होती है, यानी अगर तरतीब वार नहीं रहेगा तो भाई बच्चा सही से ज़ुबान को सीख नहीं पाएगा। इसी तरीके से ख़ुद एतमादी यानी कॉन्फिडेंस की, इसकी भी अहमियत होती है। आमोजिशी रवैये की, यानी जो सीख रहा है उसके रवैये की, भाई इसकी भी अहमियत होती है। तो यही आपका बच रहा है तर्जुमा की, यानी ट्रांसलेट की। तो ये ज़ुबान की आमोजिश में तर्जुमे की कोई अहमियत नहीं होती। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 139 में क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। 139 नंबर में कह रहा है कि आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे। आपके ऑप्शंस हैं बच्चों से उस ज़ुबान के हरूफ तहज्जी लिखने के लिए कहेंगे, दूसरा कह रहा है कि बच्चों को अपने ख़यालात कलम बंद करने का मौका फराहम किया जाए, तीसरा कह रहा है बच्चों से पहले याद करने और फिर खुशख़त अंदाज में एक इक़्तिबास लिखने के लिए कहा जाए, चौथे में कह रहा है कि बच्चों को तख्ता स्याह से हरूफ को लिखने का मौका फराहम किया जाए। फिर से हम लोग सवाल को समझते हैं। सवाल में कह रहा है कि आप बच्चों को लिखने के बारे में बताने के लिए एक उस्ताद की हैसियत से क्या करेंगे या कौन से हिदायत देंगे। तो बच्चों से उस ज़ुबान के हरूफ तहज्जी लिखने के लिए कहेंगे, ये तो होगा नहीं आपका। तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि
बच्चों से पहले याद करने और फिर खुशखत अंदाज में एक इक्तबास लिखने के लिए कहेंगे, ये भी आपका नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन भी आपका नहीं होने वाला है। बढ़ते हैं चौथे ऑप्शन की तरफ। चौथे ऑप्शन में क्या कह रहा है कि बच्चों को तख्ता स्याह पर हरूफ लिखने का मौका फराहम करेंगे। भाई ऐसी चीज़ों से बच्चों में लिखने के लिए वो बेहतर तरीका नहीं है कि लिखने के बारे में ऐसे हिदायत दिए जाएं। तो इस तरीके से आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहा है जो सबसे अच्छा है कि बच्चों को अपने ख़यालात कलम बंद करने का जब मौका फराहम किया जाएगा तो ऐसी सूरत हाल में बच्चों में जो लिखने की रवानी होती है या उनके अंदर जो लिखने का स्किल होता है वो फ़रोग पाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 140 की तरफ। 140 में कह रहा है बच्चों के लिए तदरीसी आमोजशी मवाद यानी TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है। यहाँ पर 4 नुक्ते दिए गए हैं, उसमें से आपको चुनना है कि बच्चों के तदरीसी आमोजशी मवाद यानी TLM के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता कौन सा है। आपका पहला ऑप्शन है कि उसे करीबी बाज़ार में दस्तयाब होना चाहिए। दूसरा है उसे बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। तीसरा है उसे सिर्फ तलबा का तैयार करदा होना चाहिए। चौथा है उसे सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला चाहिए। भाई सियाक यानी संदर्भ की बात कही जा रही है, तो बच्चों के लिए जो TLM हो वो संदर्भ में हो और मरबूत अंदाज में हो। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 141। सवाल नंबर 141 पे आते हैं। 141 कह रहा है दूसरी जमात के चंद तलबा को बाज़ सौतियों की अदायगी में परेशानी होती है। तलबा की इस परेशानी को हल करने के लिए सबसे मौसर हिकमत अमली क्या होगी। यानी आपके क्लास में कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ध्वनियों की अदायगी में परेशानी हो रही है, तो आप एक अध्यापक के तौर पर कौन से ऐसी विधि का प्रयोग करेंगे जिसकी वजह से उनकी ये परेशानी दूर हो जाए। आपके ऑप्शंस हैं इंसानी मुँह का एक मॉडल के इस्तेमाल से ख़ास सौतियों की अदायगी के नुक्तों को पेश करना चाहिए। यानी आप एक इंसानी मुँह का एक मॉडल ले लीजिए और उसके ज़रिए से आप ख़ास सौतियों की अदायगी के नुक्तों को पेश करें ताकि बच्चे उस परेशानी से अपने आप को बाहर निकालें। दूसरा ऑप्शन है उसे हम काफ़िया लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ में सौतिया की तख्लीक और शनाख्ती जैसे जोड़ों और सरगर्मियों को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि मतन को बावाज़े बुलंद और सौतियों को नुमाया करके उनके इस्तेमाल की वजाहत करनी चाहिए। चौथे में कह रहा है तलबा को मश्क दी जाए ताकि उसे बार बार दोहराकर अपनी परेशानी पर काबू पा सकें। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी इंसानी मुँह का एक मॉडल इस्तेमाल करके ख़ास सौतियों की अदायगी के नुक्तों को पेश करना, ये भी नहीं होगा। तलबा को मश्क दी जाए ताकि उसे बार बार दोहराएं, ये भी नहीं होगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं। उसे हम काफ़िया लफ्ज़ों और पूरे लफ्ज़ में सौतिया की तख्लीक और शनाख्त जैसी जोड़ों और सरगर्मियों को कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा है मतन को बावाज़े बुलंद पढ़ना चाहिए और सौतियों को नुमाया करके उनके इस्तेमाल की वजाहत करनी चाहिए। तो इसमें जो सबसे सही ऑप्शन लग रहा है वो ऑप्शन नंबर 3 ये सही लग रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, पता नहीं सीटेट ने किस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर 2 आंसर सही माना है। तो हम लोग सीटेट की ही बात को मानेंगे, लेकिन अगर देखा जाए कवायद के एतबार से या पर जो सवाल आया है उसको सामने रख करके अगर इसके जवाब को तलाश किया जाए तो पेडागोजिकल जो जवाब बढ़िया होगा वो यही होगा, मतन को बावाज़े बुलंद पढ़ना और सौतियों को नुमाया करके उनके इस्तेमाल की वजाहत करनी चाहिए। तो आप लोग जहाँ तक मैं तो कहूँगा कि आप इसी जवाब पर ही डटे रहिए, हो सकता है कि वहाँ पर कुछ गलती हो गई हो। खैर बढ़ते हैं सवाल नंबर अगले की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 142 की तरफ। 142 में कह रहा है कि तदरीस के किस तरीके पर पहले कवायद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसकी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती हैं। यानी यहाँ पर बात कही जा रही है रूल टू एक्सप्लेनेशन की बात कही जा रही है। यानी पहले कवायद यानी उसूल की बात कही जा रही है, फिर उसके बाद मिसाल की बात कही जा रही है। तो आपका कौन सा होगा। हमने कल की वीडियो में भी बताया था, ये सीटेट का बहुत ही प्यारा सवाल है। वो हर बार किसी न किसी तरीके से इसको पूछ ही लेता है कि पहले मिसाल दी जा रही है, फिर उसके बाद उसके उसूल की बात कही जा रही है, या पहले कवायद की तालीम दी जा रही है, फिर उसके बाद मिसालों की तरफ पेश किया जा रहा है। तो ऐसे सवालात में आपको 2 ही ऑप्शन ज़रूर देखने को मिलेंगे, एक इस्तिक़राई तरीका, एक इस्तिख़राजी तरीका। जो आपका इस्तिख़राजी तरीका होता है इसमें पहले रूल की बात कही जाती है,
फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन की बात कही जाती है। इसमें पहले रूल की बात कही जाएगी और एक्सप्लेनेशन की बात बाद में कही जाएगी। लेकिन इस्तिक़राई तरीका क्या है, इसमें पहले एक्सप्लेनेशन की बात कही जाएगी, कोई मिसाल दी जाएगी, वज़ाहती अंदाज में पेश किया जाएगा, फिर उसके बाद उसके रूल की तरफ आएगा। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कवायद के उसूलों पर तवज्जो दी जाती है, फिर उसी बुनियाद पर बहुत सी मिसालें पेश की जाती है। तो यानी पहले रूल की बात कही जा रही है, फिर मिसालों की बात कही जा रही है, यानी आपका इस्तिखराजी तरीका यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 143 में कह रहा है कि आमोज़गार किस तरह ज़ुबान का इक्तिसाब करता है, यानी एक लर्नर है वो किस तरीके से भाषा अधिगम करता है। आपके ऑप्शन है फ़ितरी तामुली माहौल में ज़ुबान को बरत कर, ज़ुबान की साख्त का तज़किया करके, ज़ुबान के अदब का मुताला करके, ज़ुबान के बोलने वालों की सकाफ़त का मुताला करके। तो भाई इसमें सीधे ही ज़ाहिर हुआ है फ़ितरी तामुली माहौल में ज़ुबान को बरत करके, वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी स्वाभाविक अंतःक्रिया के द्वारा ये भाषा को सीखेगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 144 में क्या कह रहा है कि दर्ज झेल में से कौन सी लतीफ़ हरकी महारत को फ़रोग़ देने की मिसाल है। लतीफ़ हरकी महारत यानी जिसको बोलते हैं हम फाइन मोटर स्किल, यानी जिसमें क्या होता है कि जो आपका बॉडी है, आपका बॉडी का जो छोटा छोटा पार्ट होता है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपका हाथ की उंगलियां हैं आपकी, इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से और कोई भी चीज़ देख ली जाए जो आपके बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। आपके ऑप्शन में देखिए चढ़ना, उछलना, कूदना, लिखना, पढ़ना। भाई देखिए चढ़ने में आपके बॉडी के बड़े अज्जा यानी पैर का इस्तेमाल किया जा रहा है, उछलना कूदना में भी पैर का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन लिखने में क्या हाथ, और भी हाथ में क्या उंगलियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फाइन मोटर स्किल में होता क्या है, दो चीज़ें होती हैं, एक ग्रॉस मोटर स्किल, एक फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में आपके जिस्म के छोटे छोटे अज्जा का इस्तेमाल होता है, ग्रॉस मोटर स्किल में आपके जिस्म के बड़े बड़े अज्जा। यानी अगर यहाँ पर पूछा जाता ग्रॉस मोटर स्किल की बात कही जाती तो चढ़ना भी आ जाता, उछलना कूदना भी आ जाता, लेकिन फाइन मोटर स्किल की बात कही जा रही है तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी लिखने की बात कही जा रही है। तो इस तरीके से फाइन मोटर स्किल के फ़रोग़ देने में यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 145 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 145 में कह रहा है कि उस्ताद के ज़रिए पूछे गए सवालात में से कौन सा सवाल क्लासरूम में कसीर लिसानियत को फ़रोग़ देता है। यानी एक अध्यापक है और एक सवाल कर रहा है, तो कौन सा ऐसा सवाल है जो कसीर लिसानियत को फ़रोग़ देता है। आपके ऑप्शन से एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। यानी टीचर अपने स्टूडेंट से पूछ रहा है कि अच्छा बताओ एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में बच्चा जो बताएगा उससे अंदाज़ा ही लगा। सब्जियों के नाम अपनी ज़ुबान में लिखें। क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? क्या तुम ख़त लिख चुके हो? देखिए एक अध्यापक है, वो बच्चों से सवाल पूछ रहा है और वो सवाल कौन सा ऐसा सवाल है जिसके जवाब देने में कसीर लिसानियत के फ़रोग़ की बात कही जाएगी। तो देखिए एक गुब्बारा उड़कर कितनी ऊंचाई तक जा सकता है, तो कोई बच्चा बताएगा कि 10 फुट तक, कोई बताएगा 20 फुट तक, कोई बताएगा 50 फुट तक। तो यानी इसमें कसीर लिसानियत की बात ही नहीं कही जा रही है, एक ही लिसानियत की तरफ रुझान हो रहा है बच्चों का। दूसरा क्या है, क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है? बच्चा या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा, ठीक है या नहीं है। इसी तरीके से क्या तुम ख़त लिख चुके हो? बच्चा या तो यस बोलेगा या तो नो बोलेगा। लेकिन अगर सब्जियों के नाम अपनी ज़ुबान में लिखने की बात कही जाएगी तो भाई हो सकता है किसी के यहाँ नेनुआ सब्ज़ी है, नेनुआ कहा जा रहा है, किसी को चिचिंदा कहा जा रहा है, किसी के यहाँ पोटैटो कहा जाता है, किसी के यहाँ आलू कहा जाता है। इसी तरीके से जो कुछ भी हो अपनी मादरी ज़ुबान में जब जो चीज़ें बयान करेंगे सब्जियों के नाम, तो इससे कसीर लिसानियत के फ़रोग़ की बात कही जाएगी। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल नंबर 146 में कह रहा है इब्तिदाई दर्जात में नज़मों को पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये इब्तिदाई दर्जात में नज़मों को पढ़ाना चाहिए, यानी जो आपके पोएम्स होते हैं उसको प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाने चाहिए क्योंकि ये आमोज़गारों को हदफ़ ज़ुबान बोलने का मौका फ़राहम करती है।
आमोज़गारों को नज़्म व ज़ब्त में रखती है, आमोज़गारों को हद्फ ज़ुबान के कवायद की आमोजिश में मुआविन होती है, मुश्किल अल्फाज की वजाहत और फिर जुमला साजी में आमोज़गारों की मदद करती है। देखिए, एक चीज़ है आमोज़गारों को नज़्म व ज़ब्त में रखती है, ये तो होगा नहीं। आमोज़गारों को हद्फ ज़ुबान की कवायद की आमोजिश में, ये भी आपका नहीं होगा। तो इस तरीके से आपके दो ऑप्शन यानी दूसरा और तीसरा तो एकदम बाहर निकल गए। अब दो ऑप्शन बच रहे हैं, पहला आपका बच रहा है और चौथा बच रहा है। चौथे में क्या कह रहे हैं, मुश्किल अल्फाज की वजाहत और फिर जुमला साजी में आमोज़गारों की मदद करती है। यहाँ पर मुश्किल अल्फाज की वजाहत और फिर जुमला साजी, भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि नज़्म के जो मुश्किल अल्फाज हैं उनकी वजाहत नज़्म के ज़रिए से हो जाए, तो ये भी आपका नहीं होगा। एक ही बचता है, आमोज़गारों को हद्फ ज़ुबान बोलने का मौका फ़राहम करती है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 147 में क्या कह रहे हैं, 147 में कह रहा है कि एक उस्ताद ने क्लासरूम में सुनने की सरगर्मी को अंजाम देने का फ़ैसला किया। उसने इस अमल में आमोज़गारों को शामिल करने के लिए चंद गौर ख़ौस की सरगर्मियों यानी कामों का मंसूबा बनाया, जैसे दिलचस्पी पैदा करने और बहस मुबाहिसा के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात। इस तरह की तैयारियां होती हैं। सवाल ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन मैं इसको आम ज़ुबान में आम लफ्ज़ों में कह दूं। वो ये होता है कि कोई एक उस्ताद है, बच्चों को सुनने की सरगर्मी यानी कोई कहानी सुनाना चाह रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में वो सुनाना चाह रहा है, लेकिन फिर क्या होता है कि उसको दिलचस्प बनाने के लिए कुछ सवालात दाग दे देता है कि आप इस कहानी में बताना कि इसका इफ़ेक्ट इंसानी ज़िंदगी में क्या पड़ता है, या ये कह दे सकता है कि इस कहानी के बारे में आप लोग ये बताइएगा कि आखिर इस कहानी से आप अपने ज़िंदगी से कैसे रिलेट कर सकते हो। यानी इस तरीके के सवालात या कुछ तफ्तीशी सवालात हो गए, या फिर दिलचस्पी पैदा करने के लिए ऐसे सवालात कर रहा है, तो ये अमल उसका क्या कहलाएगा, सुनने से पहले की सरगर्मी, सुनने के दरमियान की सरगर्मी, सुनने के बाद की सरगर्मी, सुनने की सरगर्मियों की तौसीअ व इत्तिबा। भाई अगर सुनने की सरगर्मी को फ़रोग़ देने के लिए कुछ तफ्तीशी सवालात कर रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में वो सुनने की पहले की सरगर्मियों को फ़रोग़ दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 148 की तरफ। 148 में क्या कह रहा है उसको देखते हैं। दर्जेल में से कौन ज़ुबान की क्लास में तस्वीर पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है। आप सही नहीं है इस पे गौर करिएगा। कौन ज़ुबान की क्लास में तस्वीर या पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है। ये बच्चों को तस्वीर के मुशाहदे का मौका फ़राहम करता है, ये बच्चों को अपने इजहार और तस्वीर की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फ़राहम करता है, ये बच्चों को ख़याली दुनिया और क्लास में तख्लीकियत के मौक़े फ़राहम करता है, ये बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देने के मौके फ़राहम करता है। यहाँ पर बताया जा रहा है ज़ुबान की क्लास में तस्वीर या पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से कौन सही नहीं है। तो सही नहीं है, ये बच्चों को तस्वीर के मुशाहदे के मौक़े फ़राहम करता है, ये भी सही है। ये बच्चों को अपने इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर लिखने के कुछ मौक़े फ़राहम करता है, ये भी सही है। ये बच्चों को ख़याली दुनिया और क्लास में तख्लीकियत के मौक़े फ़राहम करता है, भाई ये भी सही है। बच्चा तस्वीर के ज़रिए से कुछ चीज़ें सोच रहा है, उस पर भी लिखेगा। लेकिन ये बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग़ देने के मौका फ़राहम करता है। भाई तस्वीर से बच्चा सुनेगा क्या, तो इस तरीके से ये गलत है और आपसे पूछा ही गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आखिरी सवाल की तरफ, सवाल नंबर 49 की तरफ, 149 की तरफ। इसमें कह रहा है कि यहाँ तक कि इब्तिदाई ख़वानदगी की सतह पर डैश का शुमार लिखने में होता है। यहाँ तक कि इब्तिदाई ख़वानदगी यानी प्राइमरी तौर पर जो पढ़ाई होती है उसकी सतह पर डैश का शुमार लिखने में होता है, हरूफ बनाने में, लफ्ज़ों को लिखने में, जुमले बनाने में, ड्राइंग। देखिए आप लोग लफ्ज़ों पर जाएंगे तो यहाँ पर आप भटक सकते हैं, लेकिन जब बच्चे प्राइमरी दर्जे में होते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो ABC लिख ही लें। वो बच्चे क्या करते हैं, शुरू में प्राइमरी दर्जात में रहते हैं तो वो किर्रम काटा करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, यानी वो ड्राइंग का रूप अख्तियार कर लेते हैं, जिसको किर्रम काटा भी कहा जाता है। तो इब्तिदाई ख़वानदगी की सतह में ड्राइंग रूम का शुमार लिखने में होता है। आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज के आखिरी सवाल 150 की तरफ बढ़ते हैं। आज का आखिरी सवाल है। आखिरी सवाल में क्या कह रहा है कि दर्जेल में से कौन आमोज़गारों की ज़ुबान की जांच के बारे में सबसे अहम है। आपके ऑप्शन है चेक लिस्ट, रेटिंग स्किल, पोर्टफोलियो, तामुल। तो देखिए चेक लिस्ट तो हो नहीं सकता है, रेटिंग स्किल भी नहीं हो सकता है, इसे रेटिंग स्किल दिया जाता है। आपके पास अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं,
ایک پورٹفولیو، ایک تعامل، لیکن تعامل بھی صحیح ہو سکتا ہے، لیکن سب سے اہم جو آپ کا ہوگا پورٹفولیو ہوگا، جس میں آموزگاروں کی زبان کی جانچ کے بارے میں سب کچھ بایو ڈاٹا لکھا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے بچہ اس وقت یہ چیزیں سیکھا ہے، یہ کیا ہے، یا بہتری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ تو اس طریقے سے آپ کا، اور سیٹیٹ نے بھی یہی پورٹفولیو ہی مانا ہے، تو اس طریقے سے آپ کا آپشن نمبر 3 بالکل صحیح ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آج آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسا لگا؟ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، چینل کو دوسروں تک ویڈیوز کو پہنچائیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے امتحانات کے نظریے سے بہت ہی زیادہ مفید اور کارآمد ہونے والی ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کہ آپ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔